Hello to all, this is me Soumya Singh, and today I am going to tell you about the scams going in the NEET exam. ओके नहीं, जो अभी भी स्कैम्स चल रहे हैं वो वाले स्कैम्स नहीं, तो जो स्कैम्स चलते आ रहे हैं वो वाले स्कैम्स। तो तुम्हें पता है कि क्यों क्यों जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं उसमें से सिर्फ 1% लोग का सिलेक्शन होता है, उतनी ही सीट है। तो तुम ये मान के देख लो कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसमें से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। दिस इज़ द ब्रूटल ट्रुथ। अब ऐसा क्यों होता है इस पे आज हम बात करेंगे। तो पहले तो हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करें ऑफलाइन कोचिंग करें, फ्रेशर है कि ड्रॉपर हो। तो देखो, कोचिंग से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, ये तो तुमने सुना होगा, ठीक है। सबको पता है कि एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, फिर जब रिसोर्सेज सेम है, बुक सेम है, सब कुछ सेम है, तो कैसे सिलेक्शन होगा। कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना, सिलेक्शन चाहिए असली में। तो सबसे पहले लेक्चर्स। अभी आप ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप स्कूल गोइंग होगे। अगर पहले बात हम स्कूल गोइंग कर लेते हैं, तो अगर आप स्कूल गोइंग हो तो आप स्कूल जाओ और उसके साथ में आप बैच ले लो और वहाँ से पढ़ो और स्कूल की अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो एनसीईआरटी की बुक्स में होता है, उसके अलावा नीट में कुछ नहीं आता। लोग समझते हो कि नीट है या जेईई है, ऐसे एग्जाम्स तो बाहर का आएगा, या इतनी मोटी मोटी बुक्स तुम लोग पढ़ लेते हो, उसका कोई भी काम नहीं है। कोई भी एडिशनल अरोरा या फिर कोई भी बुक्स तुम्हें अपने आप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लगाने की बात है तो अलग बात है, देखा है, मैंने खुद किया है। 11th के जो बच्चे होते हैं वो ले आते हैं इतनी मोटी मोटी बुक, कुछ काम नहीं आती है, कुछ भी काम नहीं आती है। वो डमी में जाता है, डमी स्कूल में। तो आकाश या एल की कोचिंग्स अगर तुम लोगों ने में से किसी ने भी ज्वाइन कर रखी हैं, तो सबसे पहले तो उसमें बायो है। बायो कान खोल के सुन लो, बायो की कोचिंग मॉड्यूल्स कोई भी नहीं पढ़ेगा पूरी, क्योंकि उसमें जो होता है वो बहुत डिटेल्स में होता है। और ट्रस्ट मी, एक ड्रॉप के बाद या एक अटेम्प्ट के बाद तुम जान पाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे थे बायो में वो सब कचरा बकवास था, उसमें से कुछ नहीं आने वाला है। आएगा तो बायो में सिर्फ एनसीईआरटी से। हाँ, ज़रूरी है ये एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए हम रेफरेंस से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, बट तुम्हारे कोचिंग वाले बोलेंगे कि उसको याद करो, रट्टा मारो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी में क्या कचरा भरा हुआ है मॉड्यूल्स में, सोच भी नहीं सकते हो तुम, ठीक है। तो बायो के लिए सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो कोचिंग वाले कहते भी तो उस टाइम के लिए पढ़ लो, दैट्स इट। हम बायो के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। लेक्चर्स देखो, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे तुम कर रहे हो वैसे लेक्चर्स देखो, बट कोचिंग के मॉड्यूल्स प्लीज़, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज़। आई बीन देयर, आई फेल्ट देयर, आई डिड दोज मिस्टेक्स एंड आई रियली वॉन्ट टू नॉट रिपीट टू यू ऑल गाइस, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, फिर रिवीजन कैसे कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। पहले लेक्चर देखने के बाद, लाइक अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे, तो लेक्चर आपने तीनों के लिए, आप कोचिंग गए, स्कूल गए या फिर जहाँ से भी आपने लेक्चर्स लिए, उसके बाद नोट्स बनाना बहुत 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 ज़रूरी है। पर यहाँ पे भी रुकना नहीं है, नोट्स तो हर कोई बना ही लेगा, क्लास में या घर बैठ के कहीं ना कहीं नोट्स तो वो बना ही लेगा। फिर क्या करना है उसके बाद, पहले तो हर एक, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे गांठ बांध लो, पर सिर्फ हवा में नोट्स पढ़ के रिवाइज नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। सिर्फ लिखकर ही रिवाइज करना है, ठीक है। आपके नोट्स हैं इधर, इधर पेन, इधर से देख रहे हो, इधर से सब कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, और इधर उसको लिख रहे हो। पहली बार लिख लिया, उसके बाद दूसरी बार जब उसको लिखोगे तो उसको 10%, उस एक पेज का 10% इधर लिख कर रिवाइज करना है। और जब तीसरी बार करोगे तो बस एक बार ऐसे नज़रें इधर से घुमा ली उस पेज पे, और फिर अपने आप ही उसका क्या था उस पर वो लिख रहे हैं। और जब नेक्स्ट दिन जाओगे कोचिंग या उस लेक्चर को लेने, तो ऐसे जाना कि तुम वो पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें पिछले दिन पढ़ा था उसको टीचर को समझा पाओ। तो ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों सब्जेक्ट में ऐसे रिवाइज करके, ऐसे समझ के नेक्स्ट दिन जाओ। अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से कह सकती हूँ, अगर 25 लाख लोग देंगे एग्जाम, तो उसमें से 1 लाख भी नहीं ऐसा कर रहा होगा, 1 लाख भी रिवीजन नहीं। तो तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें 10th के बाद या 12th के बाद, हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो हमें लगता है ओहो हम तो दुनिया ही जीत लेंगे, हम तो सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम 1 साल में या 2 साल में निकाला जा सकता है। अगर हम राइट स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करें तो निकाला जा सकता है, पर हम करते नहीं हैं।
ठीक है, करते नहीं हैं। तो पहले एग्ज़ाम को समझो, उसकी नीड क्या है, तब उस पर अटैक करो। ऐसा अटैक करो कि कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत बारी लोग मुझे टॉप देख कर ही ना वहीं पर आ जाते हैं। कभी वो उतना भी नहीं कर पाते। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए, MBBS चाहिए, हमें 650 नंबर चाहिए, 700 नंबर, 700 नंबर, 700 नंबर, 700 नंबर। ऐसे स्टिक हो जाते हैं कि हम कभी जान ही नहीं पाते हैं अपनी जर्नी में, अपनी स्टोरी में, कि हमारे पास जो 400 नंबर आ रहे हैं उसमें से 450 कैसे करें, उसमें से 500 कैसे करें। हमें टॉप दिख रहा होता है, इसीलिए हम उतने भी नहीं ला पाते जितना हम एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके नंबर कम आ भी रहे हैं तो उसको पहले एनालाइज करो। मुझे पक्का पता है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, उसके भी बहुत कम लोग होते हैं जो उस एनालिसिस को जारी रखते हैं। ठीक है, टेस्ट जब आपने दिया उसकी एनालिसिस, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या नहीं आता है, उसको कैसे पूछना है, पूछने के बाद उसको नेक्स्ट वीक उसको फिर से लगाओ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अलग टेस्ट से ही हमें पता चलेगा। उस सेम टेस्ट को लगा कर देखो कि अब जो क्वेश्चन पहले गलत हो रहे थे क्या वो फिर से गलत हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर से उसको लगाओ ना, है ना। मेरी कोचिंग में आई थिंक 40% लोग जो ड्रॉपर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग भी कहीं ना कहीं से XYZ से कोचिंग कर रहे थे ऑनलाइन। तो बेसिकली ना उन्होंने कभी DPVs करी, सिर्फ लेक्चर देखे नोट्स बनाए, लेक्चर देख के नोट्स बनाए। और फिर क्या हुआ, जब बचे लास्ट के 4 महीने तब उनको लगा कि ओहो अब इतना सारा सिलेबस रिवाइज कैसे करें, तो सब छूट गया। और ये स्टोरी सिर्फ उन्हीं की नहीं है, स्टोरी मैसिव ऑफ दी कम्युनिटी की है। तो इसीलिए रिवीजन इज द मस्ट, इट इज़ समथिंग, उसके बिना सब बेकार है, कुछ पढ़ना ना पढ़ना सब बेकार है। और ये सिर्फ वो लोग ही नहीं, ये पूरी जनता कर रही है, सब को लोग कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ से अलग होना है तो तुम्हें अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आ ही गए हो इस लड़ाई में तो यार खेलते हैं ना, फिर डरना क्यों है कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। कुछ भी नहीं हो पाया तो करेंगे ना, हम साथ में बैठ के करेंगे, सब कुछ करेंगे। नहीं हो पा रहा है, बैठ गए हैं, गिव अप कर दिया है, ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है ना। तो यार लड़ते हैं, जब तक हैं तब तक बिल्कुल रोते हैं, मरते हैं और करते हैं। एटलीस्ट आए हो यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो या फिर किसी की फोर्स पे आए हो, एटलीस्ट हम बेस्ट देते हैं ना अपना। एक बार बोल तो सके एग्ज़ाम देने के बाद, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर मैंने अपना बेस्ट दिया। एटलीस्ट ये चीज़ तो हम बोल पाएँ, सिलेक्शन हो या ना हो, पर हमने अपना तो बेस्ट दिया ना, जितना था हमारे अंदर उतना तो हमने बेस्ट दिया ना। और अभी पूरा 1 साल तो नहीं बट अप्रॉक्स 9-10 मंथ्स हैं, एंड 9-10 महीने में आराम से अगर तुम 0 पे भी हो, 0 पे वैसे कोई होगा नहीं किसी का, जिसको भी चैप्टर्स के नाम पता है वो भी 0 पे नहीं है, ठीक है। 0 पे भी हो तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। कंपटीशन ज़्यादा है, आई एग्री, बट तुमने अगर मेहनत करने का ठान लिया है फिर कुछ मैटर नहीं करता, फिर कुछ मैटर ही नहीं करता कि क्या ज़्यादा है क्या कम है, तुम बस ज़्यादा हो, बस ये मैटर करना चाहिए, ठीक है। मैंने मुझे लिख देना कि आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। और सबसे प्रेशर में मत रहो कि यार ये छूट रहा है तो वो छूट रहा है, कभी भी यार छूटता कुछ नहीं है, थोड़ा फ्री टाइम मज़े में नहीं जा रहा है यार। तो के लिए ऑल दी बेस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बी हैप्पी। ओके, बाय बाय।